थैंक यू सर। डॉक्टर ओंकार मित्तल जी के लिए क्वेश्चन है, पास ऑन द माइक सर। सर ये अभी जो वैक्सीन जो डेवलपमेंट स्टेज पे है, आपने तो इसको देखा है, अंडरस्टैंड किया है, तो बाकी जो वैक्सीन जो नॉर्मली वैक्सीन होते हैं जो बच्चे लगाते हैं अलग अलग तरह के, चाहे वो BCG वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, आई हर्ड दैट दिस इज़ नॉट अ सेम वैक्सीन। ये वैक्सीन उस टेक्नोलॉजी पे नहीं है, इसमें समथिंग कॉल्ड mRNA है जो कि ये बाकियों से अलग करती है, या जिसे सुन के हमें डरना चाहिए। तो ये क्या है एग्जैक्टली mRNA? अगर बॉडी में आ गया वो वैक्सीन ले लेंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, हो सकता है, इस पे कुछ इंसाइट दीजिए अबाउट द न्यू कोविड वैक्सीन। जी विश्वजीत जी, आपका सबसे पहले आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, और क्योंकि समय सीमा आपने रखी हुई है तो संक्षेप में इस विशाल विषय को जितना संक्षेप में मैं रख सकता हूँ आपके सामने रख देता हूँ। आप सब विद्वान लोग हैं, संक्षेप में भी समझ लेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसको आप ये टेक होम मैसेज ले जाएंगे तो हम लोगों का बहुत काम हो जाएगा। ये जो वैक्सीन अब बना रहे हैं, अभी WHO की तरफ से 145 वैक्सीन्स को परमिशन मिली है, उसमें से 8-9 वैक्सीन्स जो है उसका ज़्यादा नाम चल रहा है। अभी समय होगा तो उनके नाम मैं बता दूंगा। मैं मेन इनके पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो वैक्सीन अब बना रहे हैं ये पुरानी वाली वैक्सीन नहीं है, इसको वैक्सीन कहना भी नहीं चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए, ये वैक्सीन की कैटेगरी में नहीं आती है। ये जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है, इसको कई लोग बना रहे हैं वैसे, पर आपने मॉडर्ना का नाम सुना होगा सब लोगों ने, क्योंकि अखबार में बड़ी ज़ोर से आ रहा है। ये मॉडर्ना जो कंपनी है, ये इसकी विशेष बात यह है कि इस RNA वैक्सीन और भी लोग बना रहे हैं, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो बिल गेट्स की संस्था है, और एक जो बहुत बड़ा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड एलर्जिक डिजीज़, वो एंथोनी फोसाई की संस्था है अमेरिका में। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है, ये जगदले साहब को इसके बारे में बहुत जानकारी है, तो मैं अपनी बात को संक्षेप में रखूँगा, आगे ये कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, सहमत हो या असहमत हो। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो अमेरिका का हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये सब लोग मिलके इस वैक्सीन को बना रहे हैं, तो इसलिए इसकी अहमियत आप समझिए। तो ये जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये आप सब लोग जानते हैं, आजकल तो सब लोग जानते हैं, शरीर में एक DNA होता है और एक मैसेंजर RNA होता है। अब ये सिंथेटिक है, ये शरीर के अंदर से आपका नहीं ले रहे हैं। जो आप में से लोग जानते हैं कि अब पिछले 50 सालों में जेनेटिक रिकम्बिनेशन की टेक्निक डेवलप हुई है, तो बाहर से ये कट एंड पेस्ट करते रहते हैं, इन जो है हमारे जीन्स है कट एंड पेस्ट करते हैं। तो इसको इन्होंने क्या करना है कि सिंथेटिक मैसेंजर RNA को आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट करेंगे, उसके अंदर से आपके शरीर में कोरोना वायरस पैदा होगा। ये बाहर से वायरस जो दूसरी वैक्सीन होती है, बाहर से एटीन्यूएट करके वायरस को मार के डाला जाता है। इसमें एक केमिकल आपके अंदर इंजेक्ट करेंगे, जो सिंथेटिक मैसेंजर RNA है, वो आपके शरीर में जाके कोरोना वायरस को पैदा करेगा, और ये कोरोना वायरस फिर शरीर में एंटीबॉडी पैदा करेंगे और इस प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेंगे, ऐसी इनकी थ्योरी है। तो ये बड़ी डेंजरस टेक्निक है। इसको इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि इसके साथ से हजारों नई वैक्सीन ऐसी बनाएंगे जो कि क्लेम करेंगे कि हजारों शरीर में जो रोग हैं उनका इलाज कर सकेंगे। तो ये एक प्रकार से जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, 3000 साइंटिस्ट को इकट्ठा करके 3 साल में एटम बम बना दिया गया। ये जो चीज़ है ये इसीलिए की जा रही है कि एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है, और इतना बड़ा जो दुनिया में अपीवल हुआ है वो इसी कारण से हुआ है। तो अभी मैं अपनी बात यहीं रोकता हूँ, आगे मुझे मौका देंगे तो मैं और विस्तार से इस बात को आपके सामने रखूँगा। हमारी मेन बैटल ये है, बाकी सब बातें तो पहले से चली जा रही हैं। धन्यवाद सर। आप व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस? ये वैक्सीन इज नॉट ए वैक्सीन, नाम वैक्सीन है उसका। बिल्कुल बिल्कुल राइट, इट इज नॉट ए वैक्सीन। ये वैक्सीन नहीं है। मैं माया वैक्सीन कह रहा हूँ, माया वैक्सीन। माया वैक्सीन है, मतलब सिंथेटिक mRNA। ये बाहर केमिकल्स के रूप में हम जो है हमारे आने को पहले सिंथेसाइज कर रहे हैं। एक मैंने डायग्राम भी आपको भेजा हुआ पूरा समझाने के लिए, वो आप चाहें तो बाद में सबको भेज दीजिएगा। तो ये जो मैसेंजर RNA है, केमिकल है, आपकी बॉडी में जाके वायरस को पैदा करेगा, ये इसकी टेक्निक है। तो जब ये इस प्रकार की चीज़ स्थापित हो जाएगी तो अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाएंगे। मान लीजिए आप तो इसको छोड़ दीजिए, कैंसर के लिए इसका पहले से प्रयोग हो रहा है, अभी एनिमल में इसका प्रयोग किया गया है। कल को मान लीजिए कहेंगे डायबिटीज़ है, जो हमारे विश्वरूप जी का प्रसिद्ध विषय है,
वो कहेंगे अब आपके शरीर में ये केमिकल को डालेंगे, ये आपके जीन्स में, ये इसको कहते हैं जेनेटिक एडिटिंग, जीन्स की एडिटिंग हो रही है। ये आपने पहले जीन्स को पहले पूरा पढ़ लिया, ये पूरा इतिहास है, 70 सालों में आपने जेनेटिक कोड बनाया, उसको समझा आपने, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से फिर आपने इसको एडिटिंग की। आपने सोचो इतना सूक्ष्म जो जीन है, जिसकी कि 1 मिलीमीटर की 10,000वें गुना उसकी लंबाई है, उसको काटते और जोड़ते कैसे हैं, ये आप सब लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि इसकी टेक्निक क्या है। वो समय नहीं है तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तो ये जो सबसे बड़ा प्रयोग जो है दुनिया में नया हो रहा है कि आपके जीन्स के साथ प्ले किया जाएगा, आपके शरीर में ऐसे नए जीन्स डाले जाएंगे जो आपके शरीर की आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर देंगे। तो ये कभी आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको सबको विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पूरे देश में ये मैसेज जाना। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाया गया है, उसमें भी जो है अंदर सीड में परिवर्तन कर दिया है। कैसे किया है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपके चक्षु नहीं खुलेंगे, वो समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे ही ये मानव के जीन में परिवर्तन का प्रयास है। इसलिए हम सबको पहले इसको समझना है, विरोध करने से पहले। जब हम इसको अच्छी प्रकार से समझ लें, हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत हो जाए, तब इसका असली विरोध शुरू होगा। पूरा गेम इसके अराउंड है। तो अभी मैं बात को बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट ए वैक्सीन। वैक्सीन के नाम पे कुछ बॉडी में डाला जाएगा, विच इज एंटायरली न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे बॉडी में जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल तभी पता चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, सर जस्ट टू ऐड इट, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बताया था कि ये वैक्सीन अगले साल आ जाएगी और भारत में EUA के तहत सबको लगाया जाएगा, मतलब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग है बिना टेस्टिंग के, बिना पता हुए कि कैसे बॉडी में प्रभाव करेगा, उसके बावजूद भी एक्सपेरिमेंटल उस तरह से लगाया जाएगा जैसे एनिमल को टेस्ट करने के लिए लगाया जाता है, राइट। सो यानी कि यू आर गोइंग टू बी ए गिनी पिग। तो उसी को एक कंफर्ट, एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड दे दिया EUA। जब ये नहीं बोलना चाहते कि आप गिनी पिग बना दी जाएंगे, हम गिनी पिग की तरह बिना सोचे समझे लगा देंगे, और उसका प्रभाव क्या होगा जब लगाएंगे, उसके बाद 1 साल बाद, 10 साल बाद या 1 महीने बाद वो तब देखा जाएगा। जैसे नॉर्मली आप चूहों पे करते हैं ना, तो तब वो EUA वर्ड यूज कर दिया, और वो वर्ड का मतलब क्या है हमें पता नहीं है। सो अगर तो वो लगेगा तो ये लगेगा जैसा आप बता रहे हैं। इसमें सर एक लाइन में जोड़ दूं, क्योंकि सारी वैक्सीन जो अभी चल रही है, थोड़ा आपको नाम बता दूं, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये केवल जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है, इसका नाम इन्होंने रखा है mRNA 1273, ये इसका एग्जैक्ट नाम है। लेकिन बाकी जो वैक्सीन ऑन टेबल है, एक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका, जिसका कि चल रहा है कि मरीज जो है पैरालाइज हो गया था। एक भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो नेजल वैक्सीन है, और एक जाइडस कैडिला की वैक्सीन है। तो ये 3-4 वैक्सीन जो है इस समय खास तौर से सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन तो इसके साथ है, ये अपनी जो है एस्ट्राजेनेका के साथ जो है, उन्होंने खुद की एक अलग भी नोवामैक्स है, वो जो सीरम इंस्टीट्यूट की है वो नोवा अलग से है। अब इसके अलावा रशियन वैक्सीन ऑलरेडी आ चुकी है और वो चालू हो चुकी है, स्पुतनिक, जिनको ज़्यादा अच्छी तरह से पता है उसके बारे में। और अपनी चाइनीज़ वैक्सीन भी 2 चल रही हैं। तो थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि पूरी बात पता होनी चाहिए, नहीं तो कहेगा केवल मैसेंजर। ये इनको सबको नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं। ये सबकी सब जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी करके, पुरानी जो वैक्सीन्स है वो 20 वैक्सीन्स है, वो क्लासिकल वैक्सीन्स है, ये सब नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। मैं यहाँ से समाप्त करता हूँ। सो इसी में डॉक्टर विलास आप कुछ ऐड कीजिए, जो भी आप ऐड करना चाहें। जी देखिए, सबसे पहले तो ये कोविड या फिर अपना जो 2009 में आया था स्वाइन फ्लू, ये 2 साल 10 साल से नहीं चल रहा है। ये एक मराठी ऑथर है जो लोकसत्ता, जो मराठी न्यूज़पेपर आता है, उसके चीफ एडिटर है। युद्ध जीवांचे यानी वॉर विथ वायरसेस, हज़ारों साल से युद्ध जो है, वॉर्स, वो बायो वॉर्स यूज़ किए गए हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी उनका जो चल रहा है वो अभी न्यूक्लियर या मिसाइल्स के ऊपर नहीं लड़ने वाले। ये बिल गेट्स ने खुद 2015 के टेड टॉक में उसने कहा था, और जो उसने बाद में इवेंट 201 में भी कहा है। अगर सर ने कहा कि वुहान लैब से वो वायरस ऐसे कितने तो भी लैब थे, वुहान से ही क्यों आया है, तो अगर सरकार मानती है कि वुहान से वो लैब आया है, तो मैंने ये पुलिस कंप्लेंट दी थी 28 अप्रैल 2020 को औरंगाबाद में। औरंगाबाद से हूँ, नागपुर से नहीं हूँ सर। औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर, जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर, ये जो कोरोना वायरस है 2015 में पेटेंटेड है। अगर वायरस है तो पेटेंटेड क्यों है? अब ये जो सेकंड आया है कोविड SARS-CoV-2 जिसे कोविड-19 कहा जाता है, ये कोरोना का एडवांस वर्जन है जो वुहान लैब में बना है।
और वुहान लैब को फंडिंग दी थी बिल गेट्स ने। द पिरबैट इंस्टीट्यूट के नाम से वो पेटेंटेड है। द पिरबैट इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 क्यों बनाया? एड्स की वैक्सीन बनाने के लिए। और एड्स की वैक्सीन बनाते बनाते उनको ये समझ में आया कि इसका स्प्रेडिंग जो है वो एड्स से अच्छा है, तो इसको मार्केटिंग किया जाए। तो इसलिए उन्होंने वो वेट मार्केट में चाइना में उन्होंने लीक किया। सर ने जैसे कहा वैक्सीन्स का, तो वैक्सीन्स जो थे इसके पहले के वो रेगुलर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से बने हुए वैक्सीन्स थे, फिर भी उसमें प्रॉब्लम थी। पोलियो वैक्सीन जो है वो आज हिंदुस्तान में, भारत में 2002 से लेकर 2020 तक 5 लाख बच्चों को AFP कर चुका है। थैंक्स। एक्यूट फैसिड पैरालिसिस वो पोलियो वैक्सीन से हुआ वाला पोलियो है, ये UN ने खुद एक्सेप्ट किया है। और अभी 1 तारीख को एक कंट्री नाम अभी भूल गया, उन्होंने वहाँ पे भी उन्हें एक्सेप्ट किया है कि पोलियो वैक्सीन की वजह से वहाँ पे पोलियो हुआ है। साथ में SV40 नाम का वायरस आता है पोलियो वैक्सीन में, जो कैंसर पॉजिटिव है। और यही बेसिस के ऊपर जब MR रूबेला वैक्सीनेशन का कैंपेन हुआ तो मुझे स्कूल में बताया कि आपके बच्चे को वैक्सीन कंपलसरी करना पड़ेगा मेरी बच्ची के लिए। तो मैंने कहा मैं नहीं लगाना चाहता, मैं डॉक्टर हूँ। तो मुझे धमकी दी गई कि आपको पुलिस कंप्लेंट करेंगे हम आपके ऊपर। तो बोला ठीक है, आप करना चाहते हो करना है, मैं ऑफिशियली फिर इस पर लड़ता हूँ। 2018 में 80 लाख पोलियो वैक्सीन जो टाइप 2 वायरस से इन्फेक्टेड आए थे, तब मैंने उनको पत्र व्यवहार किया सरकार के साथ और वो रोका गया। वरना आज कितने पता नहीं बच्चे 2 साल में पोलियो ग्रस्त होते थे उस वैक्सीन से। MR रूबेला के लिए JP नड्डा जी को मैंने लेटर लिखा कि आप वैक्सीन रोकिए, इसके साइड इफेक्ट है, एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, ग्लाइफोसेट है उसके अंदर, और अदर कुछ जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं। बोवाइन सीरम तो है, सियात्मिक पीक सीरम भी आता है कुछ वैक्सीन्स में, कुछ में फीटल सीरम भी यूज़ होता है। तब उन्होंने वो माना नहीं। तो आखिर में जो अमेरिका में 1986 से एक वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश है, जिसके तहत रिलीजियस एग्जम्पशन मिलता है। जैन, हिंदू, मुस्लिम और कैथलिक जो लोग हैं उनको वो धर्म के आधार पे लसीकरण से छूट है। उसके लिए मैंने औरंगाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की है, जिसका नंबर है 15,232/2019 डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री हेल्थ और ICMR जनवरी 2020 में ये बोल के गए हैं कि वैक्सीनेशन के साथ हमारा कोई रोल नहीं है। जब वैक्सीन आप परमिट कर रहे हो, ICMR परमिशन दे रहा है वैक्सीनेशन के लिए। ICMR के डायरेक्टर्स को 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने झाप दिया था। HPV वैक्सीन का गलत टेस्टिंग एंड ट्रायल हुआ था, जिसमें 12 बच्चा मर गई थी, और बिल गेट्स को हिंदुस्तान में आने से 2017 में रोक लगा दी थी। आज वही बिल गेट्स 8 जनवरी 2020 से हेल्थ मिनिस्ट्री के एडवाइजरी बोर्ड पे है। ये आपको क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि 7 जनवरी को दीपिका पादुकोण JNU सिर्फ वही दिखा रहा था, और 8 जनवरी को जब बिल गेट्स को सीट दी गई आपको पता नहीं था। तो ये बात, और सर ने जो मॉडर्ना का कहा है, मॉडर्ना का वैक्सीन कितना हार्मफुल है, इसका डॉक्टर कैरी मुलीफ है उनका नाम, कैरी मुल्स उनका वीडियो है, जिन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ये वैक्सीनेशन का उनका नेक्स्ट टारगेट ट्रांस ह्यूमनेज है। वी आर द 1.0 ह्यूमन एंड दे वांट टू मेक अ 2.0। ये रोबोट पिक्चर नहीं चल रही है, ये इंसानों के बच्चों की, इंसानी आदमियों की बात चल रही है। ये क्या चाहते आगे, ये जो पिक्चर है। और हेल्थ मिनिस्ट्री आज भी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। मैं खुद इसका एग्जांपल हूँ, ये मेरे कोर्ट में याचिका है। आज हाई कोर्ट बंद रखे इन्होंने, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड को बैकडोर से परमिशन दी है। सर ने जो कहा GMO सीड आया है, 12 बार प्रस्ताव रखा गया है लोकसभा और राज्यसभा में, 12 बार प्रस्ताव खारिज किया गया है। क्यों जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड ला रहे हो? क्यों आप वैक्सीनेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था 2013 में, सर को पता है। IMA के जो थे डॉक्टर के अग्रवाल साहब, वो पैनल पे थे, उन्होंने खुद कहा है कि वैक्सीन्स आर नॉट 100% सेफ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सर ने दिखाया, जो 3 कमेटी थी, उन्होंने लेटर लिखा है PMO को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी डरी हुई है, क्या इम्पैक्ट होगा ब्रेन पे वैक्सीन का पता नहीं है, और सरकार अभी भी बात करने के लिए राजी नहीं है। तो ये बहुत सोचने लायक बात है। रिलीजियस एग्जम्पशंस आपको, जिसको जो हाईली एजुकेटेड मैं कहता हूँ, जो स्मार्ट है, उनको लेना है लीजिए, मगर जो हम जैसे है, बाबा हमको धर्म बहुत प्यारा है, हम धर्म के नाम पे हमारे बच्चों को बचाना चाहते हैं, सीधी बात है।
क्योंकि ये लोग सुनने नहीं वाले हैं और हिंदुस्तान में सिर्फ धर्म चलता है। सर ने कहा, बीआरसी सर ने, कि बोवाइन सीरम के लिए कितने गाय काटी जाएंगी, तो आपको आज का ही मैं स्टेटस देता हूँ। आज ही मैंने शेयर किया है फेसबुक पे और ट्विटर पे। इस साल का जो बजट है सीरम इंस्टीट्यूट, और सॉरी पूरे हिंदुस्तान में बोवाइन सीरम कितना यूज़ होगा, वो है $1.7 बिलियन। और यही बिजनेस 2026 तक जाते जाते $2.22 बिलियन होने वाला है। 7.7% हाइक। पैरासिटामोल की बात की सर ने भी की, साइड इफेक्ट भी बताए। लैंसेट जो मैगजीन आता है उसने 2014 में एक पेपर पब्लिश किया था और जिसमें कहा था 1986 जो पैरासिटामोल किया था एसिटामिनोफेन लॉन्च जो दुनिया में, उसका 2014 में पेपर पब्लिश है। पैरासिटामोल जो बच्चों में बुखार के लिए बहुत यूज़ होती है, इट्स हैविंग अ चांसेस ऑफ कैंसर 33%। 33%। आप सोचिए, अगर पैरासिटामोल 33% कैंसर कर सकता है, तो ये अभी आने वाला वैक्सीन्स का पोस्ट फ्यूचर क्या रहेगा पता नहीं है। आज का ही लैंडसेट का न्यूज़ आया, मैंने सर को दिखाया है। लैंडसेट यानी एक तरह से समझ लीजिए मेडिकल प्रोफेशन की बाइबल एक तरह से। वहाँ पे जो छप के आता है वो ऑथेंटिक 100% रहता है। उन्होंने कहा है कोरोना इज़ नॉट अ पैंडेमिक। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस को पैंडेमिक माना है, उन्होंने कैंसर को पैंडेमिक माना है, उन्होंने हार्ट अटैक को पैंडेमिक माना है, किडनी फेलियर को, किडनी डिसीज को पैंडेमिक माना है, मगर कोरोना को लैंडसेट ने पैंडेमिक माना नहीं है। ये मैंने मेरे ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी डाला है और सर को तो अभी मैंने दिखाया, जो आज सुबह पोस्ट आई है। ये चीज़ मीडिया नहीं दिखा रही है। और सर एक आखिरी सीरो रिपोर्ट आए हैं। सीरो रिपोर्ट क्या है? हम एंटीजन टेस्टिंग के बारे में बात की, आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बारे में बात की, सीरो रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सीरो रिपोर्ट क्या है? अगर आपको कोई बीमारी होके जाती है तो आपके बॉडी में उसके इम्प्रिंट्स रहते हैं, उसकी शैडो रहती है, जो आईजीजी और आईजीएम, इम्यूनोग्लोबिन जी एंड इम्यूनोग्लोबिन एम में उसके रहते हैं। तो सीरो रिपोर्ट जो आया है, आज का रिपोर्ट दिल्ली का और मुंबई का आया है। दिल्ली वाले हैं आप, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुंबई का रिपोर्ट है। मुंबई के आया है कि 57% जो धारावी के लोग हैं, झोड़पट्टी के, उनको कोरोना हो के गया है। और जो दिल्ली के हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, उनमें 38% लोगों को कोरोना हो के गया है, उसके एंटीबॉडीज़ मिले हैं। यानी आप लोगों में कोरोना आके चला भी गया, आपको पता भी नहीं चला है, आपको उसकी रेजिस्टेंस पावर मिल चुकी है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। और ये जो है हेल्थ मिनिस्ट्री और WHO, मुझे तो ये कमाल है कि इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि डिसीज़ बिना सिम्टम के हो सकता है, असिम्टोमेटिक हो सकता है। ये तो मेडिकल में मुझसे सीनियर बैठे हैं, किसी से भी पूछ लो, मैं तो इन सबसे जूनियर हूँ इनमें। आज तक असिम्टोमेटिक डिसीज़ मेडिकल बुक में है ही नहीं, हैरिसन के बुक में भी नहीं है, ना डेविडसन के बुक में है। तो ये इन्होंने सिद्ध कर दिया WHO ने। और WHO का डायरेक्टर जो है, मैं आपको बोल दूँ, वो डॉक्टर नहीं, उसका नाम डॉक्टर है, वो मैट्रिक्स, जो मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स सब्जेक्ट आता है, उसका PhD होल्डर है। जिस तरह से भारत का जो RBI का डायरेक्टर बैठा है डॉक्टर दास, वो इकोनॉमिक्स के डॉक्टर नहीं है, वो हिस्ट्री के डॉक्टर है। तो ऐसे लोग चला रहे भारत की इकोनॉमी और ऐसे लोग चला रहे दुनिया की हेल्थ सेक्टर। थैंक यू। विद दिस वी हैव टू कंक्लूड फॉर द मैं एक ही बात आप बिल्कुल जैसे आपके आसपास बहुत चीज़ें हुई है इस 7 महीनों में। बहुत वीडियो आए हैं आपके पास जिसमें पेशेंट्स के ऑर्गन गायब हुए। उस पर आपके दिल्ली का भी एक डॉक्टर का नाम आया था। सो आई थिंक पुरानी रिपोर्ट थी, मगर ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है। और ये हिंदुस्तान में इसलिए बड़ी है क्योंकि 1996 से लेके 2014 तक ये ट्रैफिकिंग चाइना में चल रही थी। अब वो वहाँ का जो डॉक्टर कर रहे थे वो UN में चला गया है, सरेंडर कर दिया उसने। 2016 से हिंदुस्तान में वो आए हैं ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए। और 3 या 2 दिन पहले की न्यूज़ है, बच्चन साहब ऑर्गन डोनेशन के लिए अब आपको TV पे दिखेंगे। तो यहाँ जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो फॉर्म ज़रा देख के साइन करो, कहीं उसके आपके ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भी ना हो। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।